जो है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपके, इस पर यह आधारित है। आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर यह आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपकी हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर ये आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहां पर, जो महालनोबिस मॉडल आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी इसके ऊपर डिपेंड थी ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके, इसने 1962 में आपके यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहां पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहां पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है। एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या डी.आर. गॉडगिल जो मॉडल है आपके इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके इस पर योजना आधारित थी। ठीक है, तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था। ठीक है, ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि जो आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी,
क्या था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था, क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है, इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हमारा टारगेट था। ठीक है, इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया, और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो मुद्दा है इसको स्टार्ट किया था, और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया। ठीक है, तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण आपके वो भी हमने किया था। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ। ठीक है, तो पांचवी जो योजना है ये 1974 से स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है, और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए। ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन, आपके टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है। ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर, पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद माता रोलिंग प्लान। ठीक है, सरकार चेंज हो चुकी है आपके, और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं। ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार तो चेंज हुई तो आपकी क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला। ठीक है, ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए। ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके, और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान। ठीक है, इसके बाद सरकार वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने। ठीक है, छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है, आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर। ठीक है, 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है, 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी बात करते हैं, 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या, आपके तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है इसका नारा क्या है, सवाल आता है नारा वाला। ठीक है, तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है। ठीक है, लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और
उत्पादकता जो है ये इसका नारा है, या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको, इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपके क्या होता है। अच्छा, इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके, फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे, जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है, महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने अपनी जो योजना स्टार्ट की थी, उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है, सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस आपके क्या होती है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है, यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर आती है नवी योजना, ठीक है। 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टारगेट क्या है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है, ठीक है। और दोस्तों आपकी इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है, ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी आपकी 7.6%, ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है, 7.6%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या लिखना, तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी ये विकास होगा, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया और 8% इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। 8% नोट करना है ना, तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है। और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपकी वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान, ठीक है। ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आरटीई एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला, है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पर है रैपिड, रैपिड, रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीव्र, तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रख के विकास करना है और सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है। ये आपकी मतलब था। और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था। आपको ध्यान रखना है टारगेट दोस्तों हमारा क्या था, आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था, 6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया, ठीक है। इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%, ठीक है। मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे तो हम दो हमारे दो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मेरे साथ है बिल्कुल दीपक, सरदार सिंह, सोनम, आशीष, संजीवनी, रोशन, नरोत्तम, बिल्कुल सम्राट, मंटू और रितेश, वर्षा, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। आज एक फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने, पर यह आपके लिए और निर्णायक साबित होगा। ताबूत में अंतिम कील की तरह ये भी होने वाला है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है हर सवाल को, हर सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 31 जुलाई महीने का अंतिम दिन 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस के कमचटका तट पर आया 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी लगा दिया प्रतिबंध। आईपीएस संजय सिंघल होंगे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक। महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में
सतत कृषि दिवस के रूप में किया घोषित। 2025 प्रिक्स वर्सेल्स ने चीन के यंताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट किया घोषित। बाघ घनत्व के मामले में असम स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व को मिला विश्व में तीसरा स्थान। यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर लगाया 25% टैरिफ। खगोलविदों ने आटाकामा लार्ज मिलीमीटर और जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से पहली बार एक नए सौरमंडल के जन्म को देखा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन शिव शक्ति। 24 साल के अध्ययन से पता चलता है कि लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में हुआ 50% की कमी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में 1000 रुपए का स्मारक सिक्का किया लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, एक दिन एक पहाड़ को काट देती है, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। जबरदस्त लाइन है कि एक नदी पहाड़ को लगातार काटती है, अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं रसगुल्ला, अपनी कंसिस्टेंसी के बलबूते पर लगातार उस चीज पर प्रहार करके नहीं। आप भी कर सकते हो। जब एक नदी जो है इस पहाड़ को काट सकती है लगातार उस पर प्रयास करके, तो आप भी लगातार प्रयास करके अपने मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हो। ये लाइन जबरदस्त लाइन है। मतलब होता है ना कि कुछ चीजें इंस्पिरेशन होती है जो अंदर तक झकझोरती हैं, उनमें से कुछ ये लाइन ऐसी हो सकती हैं कि एक नदी पहाड़ को काट देती है, अपने दम के बलबूते पर नहीं, लगातार अपने प्रयासों के बलबूते पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली दोस्तों भूकंप आया है? ठीक है, देखिएगा, ये कमचटका प्रायद्वीप जो है, ये कमचटका प्रायद्वीप, अगर आपने मुझसे वर्ल्ड का मैप दोस्तों पढ़ा है तो मैंने आपको यह लोकेशन निश्चित तौर पे पढ़ाई होगी, कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, देखो मैप देखिए दोस्तों, आपकी यह है रूस, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी दोस्तों रूस का मैप में यहां पर एक प्रायद्वीप है। ठीक है, इसी रूस का मैप के अंदर यहां पर एक प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं ना। तो एक जो कमचटका प्रायद्वीप है वो रूस के अंदर है। कहां पर? यह रूस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली पावरफुल जो भूकंप है वो यहां पर आया। ठीक है, यहां पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप जो है वो यहां पर आया था इस कमचटका प्रायद्वीप के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, जैसे दोस्तों यहां पर भूकंप आया तो इसके आसपास जो क्षेत्र आप जैसे कि मान लेते हैं जापान हो गया, ठीक है, इसके अलावा रूस का हवाई क्षेत्र हो गया, सॉरी आपके यूएसए का हवाई क्षेत्र हो गया ना, इसके अलावा रूस हो गया, तो यहां पर जो है यहां पर लगभग 20 लाख लोगों को रिप्लेस किया गया। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख लोग जो है 20 लाख लोग जो है इन्हें जो है विस्थापित किया गया है, इन्हें रिप्लेस किया गया है, किसी अन्य स्थान पर भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक शक्तिशाली भूकंप जो है वो आया दोस्तों ना। अब देखो कमचटका जो प्रायद्वीप है दोस्तों, आपके जो कमचटका प्रायद्वीप है आपके, इसके पास में पूछूं आपसे दोस्तों, आपके देखो आपके ये आप ऐसे मान लीजिए, आपके आप ऐसे मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर ऐसे एक कमचटका प्रायद्वीप जो आपके वो ऐसे यहाँ पर जो है वो है। ठीक है, ये आपके रूस हो गया, यहाँ पर ये आपका रसिया यूस हो गया, यहाँ आपके कमचटका प्रायद्वीप तो यहाँ पर हो गया। इधर जो है आपके ऐसे जो है आपकी ये अलास्का हो गया, कौन हो गया? ये अलास्का हो गया यूएसए का, ये अलास्का इधर की साइड हो गया है। और उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पूछूं आपसे तो यहाँ पर ये बहुत सारे द्वीप किसके हो गए? यहाँ पर ये बहुत सारे द्वीप जो है वो जापान किसके हो गए? जापान के हो गए। तो हुआ क्या है, और ये आपके यहाँ पर दोस्तों आपके पानी जो है आपके जो आपका जो प्रशांत महासागर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर भूकंप आया तो जब आपके समुद्र के पास भूकंप आता है और समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो भूकंप के कारण जो लहरें उठेंगी उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें कहते हैं, नोट करना, आपके सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ? इस कारण आपकी जापान जो है, यहाँ जापान में सुनामी जो है ये भी आती है ना, तो जापान में सुनामी भी आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनामी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भूकंप, नोट करना। सुनामी जो है होती है वो आपकी एक लहर होती है, ये लहरें होती हैं और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा भूकंप से होती है। ठीक है, मेरी बात को नोट करना कि सुनामी अगर आएगी तो पहले भूकंप आया होगा।
सुनामी अगर आएगी तो पहले भूकंप आएगा। जैसे ही इस कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया, जैसे इस कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया, वैसे ही जापान के अंदर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया, ठीक है। और जापान के जो लोग हैं आपके वो ऊंचे स्थान पे चले गए। ये आपने खबर सुनी होगी कि जापान के अंदर सुनामी से पहले ही लोगों को पता लग गया कि सुनामी आने वाली है। कैसे पता लग गया? क्योंकि जैसे ही आसपास भूकंप आया तो ये सिद्ध था दोस्तों आपकी कि भूकंप आया है, तो इसके बाद क्या होगा, आपके भूकंप आया तो इसके बाद में समुद्र की जो लहरें आपके वो ऊपर उठेंगी आपके, और वो आपके जो है भूकंप से क्या होगा, भूकंप से सुनामी जो है आपके उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। ये तय था, ठीक है। इसके लिए जो है आपके यहाँ पर जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दोस्तों आपके वो पेंगा बाबा जाना कौन सा दोस्तों बाबा था आपके, उसने पहली घोषणा कर दी थी आपके ना, ऐसा भी चल रहा है माहौल, ठीक है। तो ये वही है ना। तो लिखिएगा कहाँ पर आया, रूस के अंदर आया भूकंप, तो और आसपास के क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट जो है वो भी आपके यहाँ पर जारी किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विश्व का अब तक का रिएक्टर स्केल के हिसाब से सबसे पावरफुल भूकंप कौन सा है ना, वर्ल्ड का अब तक का मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक की बात करूं आपसे, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जो अर्थक्वेक है इसकी बात की जाए तो वो कहां पर आया है, यह 1960 में आया था। कब आया था? 1960 के अंदर आया था विश्व का सबसे पावरफुल भूकंप आपके 1960 में, और 9.5 रिएक्टर, ये बहुत ही विनाशकारी है ना। और लिखना ये कहां पर आया था, चिली के अंदर। कहां पर? चिली के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद है म्यांमार के अंदर भूकंप आया था, याद कीजिए, म्यांमार के अंदर भूकंप आया था। ये रसगुल्ला 7.5 के आसपास था ना, और म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी आपके इस भूकंप ने, शायद आपको याद होगा, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो भारत ने यहां पर सहायता के लिए स्टार्ट करा, वही है ना। तो सोच के देखो, ये 9.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप था चिली के अंदर 1960 के अंदर जो आपके ये आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, चिली की राजधानी तो जानते हो आप लोग जो है, सेंटियागो इसकी राजधानी क्या है, सेंटियागो जो है वह इसकी राजधानी, ठीक है। अच्छा, कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई जहां से भूकंप की दोस्तों उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन जो होता है आपके, उस स्थान को क्या कहते हैं आपके, और जहां भूकंप पहली बार पृथ्वी पर महसूस होता है, जहां पहली बार भूकंप जो है, पहली बार भूकंप महसूस होता है, उस स्थान क्या कहते हैं, ठीक है। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को बोलते हैं, लिखना आपके, इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। और जहां भूकंप पहली बार पहुंचता है इसे बोलते हैं आपके, क्या इसको बोलते हैं, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं आपके एपिसेंटर, आपको ध्यान रखना है ना। तो इसे कहते हैं एपिसेंटर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं, और जहां भूकंप पहली बार पहुंचता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों अब देखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है वो रूस हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने इसी का एक नया फॉर्मेट आपके सामने जो है, इसी का स्टेटमेंट वाला सवाल आपके सामने, ठीक है। अब आप इसको करके देखिए, अब आपको मजा आएगा क्योंकि आप सारी बातें पढ़ चुके हो। अब देखना, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास में 8.8 तीव्रता का अब तक का सबसे पावरफुल जो भूकंप है वह दोस्तों आया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपके मतलब रूस के आसपास की बात कर रहे हैं। इस भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोस कामचस्की से 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में स्थित है आपकी। ये भी ठीक बात है, पर आपको याद नहीं करना है, पर ठीक बात है ना। इतिहास में सबसे पावरफुल भूकंप 9.5 तीव्रता का 1960 में दोस्तों बायोबिया चिली के अंदर आया था। ये भी ठीक बात है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखो, जो मैं आपसे अभी कह रहा था ना कि भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, अरे जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, ये फोकस से होती है। ये फोकस है ना, ये फोकस है कि भूकंप की उत्पत्ति कहां से होती है, फोकस हो गया। और जो रूस है, जापान है, या फिर हवाई द्वीप है, ये आपके कौन, आपके ये एपिसेंटर है जहां भूकंप आपके महसूस हुआ, उसकी बात है ना। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेटेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च कराए? अरे स्पेटेक्स पूछूं आपसे, PSLV C60 से लॉन्च किया। और कल कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? अरे कल निसार लॉन्च हुआ, याद करो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आपको बताना है कि हमने किससे लॉन्च किया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल आपके शाम को ये लॉन्च हुआ ना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम तय की आपके? अरे 25 के लिए कौन सा वर्ष है? सहकारिता वर्ष है ना। 25 के लिए कौन सा वर्ष है आपके? शांति और विकास का वर्ष है ना। 25 के लिए पूछूं आपसे ग्लेशियर
संरक्षण का जो वर्ष है आपके यह भी 25 के लिए, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 25 के लिए लिखिएगा, 25 के लिए गगनयान वर्ष भी किसके लिए, 25 के लिए ना। क्वांटम तकनीक का वर्ष कौन सा है, 25 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएसएलवी F16 लिखना, जीएसएलवी F16 जो है इसके द्वारा हमने निसार को लॉन्च करा, कल की बात है। 33वां संतोष ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है, ठीक है। अरे 33वां संतोष ट्रॉफी, रसगुल्ला सवाल नहीं पढ़ा तूने, रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास में, उसके आसपास की बात कर रहा है, उसके आसपास आने वाला सबसे पावरफुल भूकंप है ना, ये कह रहा है, विश्व का नहीं कह रहा है। विश्व का तो कौन सा है, यहां पे लिखा हुआ है, इसके आसपास क्षेत्र में आने वाला सबसे पावरफुल भूकंप है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संतोष ट्रॉफी किसका हो गया, फुटबॉल का, किसका है, फुटबॉल की ट्रॉफी कौन सी, संतोष ट्रॉफी है, ठीक है। इसको जीतने वाला पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन हो गया आपके, तो बंगाल जीतने वाला हो गया ना, तो बंगाल जीतने वाला, ध्यान रखिएगा। इसरो किस रॉकेट से अपना सोवा मिशन लॉन्च किया आपके, अरे सोवा मिशन पूछूं आपसे, इसरो ने अपना रॉकेट यूज कौन सा करा आपके, जीएसएलवी F15 लॉन्च करा है, कौन सा किया है, जीएसएलवी F15 रॉकेट को यहां पर लॉन्च किया गया ना। चलिए अच्छा, इसके द्वारा क्या लॉन्च हुआ आपके, इसके द्वारा पूछूं आपसे क्या लॉन्च हुआ, तो NVS-02 है ना, नेविगेशन का एक उपग्रह था आपके NVS-02, इसको हमने लॉन्च किया था। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था कि एक देश है ऑस्ट्रेलिया नाम का, किस नाम का देश है, ऑस्ट्रेलिया नाम का देश है, और इस देश ने अपने यहाँ पर 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे, इन दोस्तों बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन्हें बैन कर दिया, ठीक है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इनको यहाँ पर बैन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है आपके, इन्हें यहाँ पर बैन कर दिया, और इस बैन करने के लिए आपके कानून जो है उसको भी पास किया है ना, कानून को भी पास किया है, और ऐसे करने वाला ये विश्व का पहला देश बना था ना, कि कानून पास करने वाला विश्व का पहला देश, जो फेसबुक इंस्टाग्राम चैटिंग वेटिंग जिस पे करते हो आप, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहीं पर आपके ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि भाई यूट्यूब जो है ना, इसका यूज तो बच्चे पढ़ाई के लिए करते हैं, ठीक है। यहीं पर जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इसने कहा था उस समय कि जो यूट्यूब है ना, इसका यूज तो बच्चे जो है आपके, जो बच्चे हैं वो किसके लिए करते हैं, स्टडी के लिए करते हैं, इसलिए उन्होंने इसको बैन नहीं किया था, ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा कि दोस्तों असली तो रायता फैलाने वाला यूट्यूब ही है, ठीक है। असली रायता फैलाने वाला कौन है, यूट्यूब है। तो इसने कहा कि ना भाई ना, इसको भी बैन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसने जो है, अब इसने कहा है कि नहीं भाई साहब, अब इसने यूट्यूब जो है इसको भी बैन कर दिया है ना, अब इसने यूट्यूब जो है इसे भी बैन कर दिया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, आपके 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनके लिए यूट्यूब भी बैन कर दिया गया है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके लिए यहाँ पर यूट्यूब भी बैन कर दिया गया कि भाई साहब ना, ये यूट्यूब बहुत खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर इंसान आकर के आपके, कभी दोस्तों आपके आज की रात मजा हुस्न, कभी आपके पतली कमरिया, कभी कच्चा बादाम, तो यहाँ इंसान जो है आपको बिगड़ रहा है, इसलिए इसको बंद करो। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप कोई एजुकेशन पर्पज नहीं, पढ़ना है किताबों से पढ़ो और जो ऐप दी हुई है उनसे पढ़ लो, लेकिन इनको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कह दिया है। और तर्क क्या दिया, तर्क दिया है कि यूट्यूब के ऊपर हानिकारक ऑनलाइन सामग्री है ना, यूट्यूब के ऊपर हानिकारक ऑनलाइन सामग्री जो है वो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, इसलिए हम यूट्यूब को बैन कर रहे हैं। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वो ठीक आंसर है। अच्छा यहां पर पहली बात दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो आपके, देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें आपको, थोड़ी मोटी मोटी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने, यहाँ पर एक आपके इसी का एक प्रांत है तस्मानिया, कौन सा स्थान है, तस्मानिया स्थान यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कौन आपके, तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर की साइड जो है, यहाँ पर आपके पापुआ न्यूगिनी है, कौन है, पापुआ न्यूगिनी जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया है, इनके मध्य एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, बोस जल संधि। क्या नाम है, बोस जल संधि, ठीक है। और यहाँ पूछूं आपसे कौन सी है, टॉरस जल संधि, कौन सी है, टॉरस जल संधि। और ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में सवाल आया भी था ना, ये वाला सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जल संधि कौन सी है, बोस जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, तो यहाँ पर जो आपके, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, नाम सुना आपने, नाम तो सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, इसे कहते हैं महान प्रवाल भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, महान प्रवाल भित्ति कहते हैं इसको। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो यही है, ग्रेट बैरियर रीफ, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है,
सवाल आपसे ये पूछ सकता है ना। अगला पॉइंट आर ओ ए आर ओ में पूछा गया था, हाँ आर ओ ए आर ओ में सवाल आया था, बोस जल संधि वाला ना। इसी की एक चोटी कौन सी है, माउंट कोसियस को, कौन सी है, माउंट कोसियस को जो है यह इसकी हाईएस्ट चोटी, आपको ध्यान रखना है ना। यहीं पर दोस्तों आपके इसकी जो राजधानी है आपके कैनबरा, वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है ना, जो इसकी राजधानी कैनबरा है वो भी यहीं पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो घास के जो मैदान है आपके, उन्हें क्या बोलते हैं, डाउन्स कहते हैं, ठीक है। तो डाउन्स कौन, आपके डाउन्स जो है यहाँ के जो घास के मैदान है इन्हें डाउन्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर मरुस्थल कौन कौन से आपके, तो गिब्सन मरुस्थल यहीं पर है, सिम्पसन मरुस्थल भी यहीं पर है ना, सिम्पसन जो मरुस्थल आपके वो भी यहीं पर है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है वो भी यहीं पर है ना, ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है आपके वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है ना। तो सिम्पसन है, सिम्पसन है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपके यहीं पर, ठीक है। इसी मरुस्थल में दोस्तों आपके, इसी मरुस्थल में यहाँ पर दो स्थान है, एक का नाम है कालगुरली, एक का नाम है कुलगार्डी। तो एक का नाम है कालगुरली, एक का नाम है कुलगार्डी। इन दोनों स्थानों में आपको ध्यान है, दोनों स्थान जो है किसके लिए, सोना के लिए, गोल्ड के लिए बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान रखना है ना, ये दोनों स्थान गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर दो नदी बहती है आपके, इन्हें बोलते हैं नदी क्षेत्र कौन सा आपके, मर्रे डार्लिंग नदी, कौन सी है, मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो यहाँ पर बहती है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका, मर्रे डार्लिंग नदी इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। दोस्तों अगला आपके यहाँ पर आपके जो है, यह जो स्थान आपके वह कौन सा आपके, सो यहाँ पर जो स्थान है इसे बोलते हैं कारपैंथिया की खाड़ी, क्या बोलते हैं, कारपैंथिया की जो खाड़ी है वो आपके सामने यहाँ पर स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया उसके बारे में कुछ मैंने बातें आपको यहाँ पर लिखाई, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इसी सवाल को हम जो है हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लेकर आते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस संबंध में सत्य कथन को पहचानिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर बैन लगा दिया, ठीक है। ये मैंने आपसे भी कहा, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया था। ये भी मैंने आपसे कहा कि पहले ये कानून लगाया था, अब जो है आपकी ये वाला इसमें यूट्यूब को भी शामिल कर दिया है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, आपके जो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपके चक्रवात जो आता है, साइक्लोन जो आता है, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, विली विलीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, विली विलीज कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पर विली विलीज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है किसे प्रदान किया आपके, अरे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछूं आपसे, किस किस को मिला है, याद कीजिए, आपके डी गुकेश को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा मनु भाकर को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और याद कीजिए, डी गुकेश है, मनु भाकर है दोस्तों आपके। इसके अलावा जो है याद कीजिए हरमनप्रीत सिंह को प्राप्त हुआ है, हॉकी के कप्तान भारत के, इनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक नाम और याद कीजिएगा, प्रवीण कुमार जी को मिला है, ये आपके दिव्यांग खिलाड़ी है ना। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 25 का शुभंकर तारा और तेजस जो है यह इसका शुभंकर, आपको ध्यान रखना है ना। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे, सुबियांतो चीफ गेस्ट थे, और ये सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आपको नोट करना है, सुबियांतो जो आपके चीफ गेस्ट थे, ध्यान रखिएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है ना। अच्छा बात करते हैं दोस्तों आपके, पहली बात तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल है ना, एसएसबी जो है यह इसका नाम है, एसएसबी इसका नाम हो गया। अच्छा इसके नए डीजी कौन बनाए गए, तो इसके नए डीजी जो है, इसके नए जो महानिदेशक हैं, अगर इनकी बात की जाए वह कौन बनाए गए, तो वह बनाए गए, लिखना आपके संजय सिंघल जो है, संजय सिंघल, ये इसके नए महानिदेशक, आपको ध्यान रखना है ना। तो संजय सिंघल साहब जो है ये इसके नए डीजी है, नोट कीजिएगा ना। तो एसएसबी के नए डीजी कौन बनाए गए, संजय सिंघल को एसएसबी का नया डीजी बनाया गया है, ये आपको नोट करना है। अच्छा किसने अपॉइंट करा इनको, तो इनका अपॉइंटमेंट करने वाला कौन है, इनका नियुक्ति करने वाला कौन है, गृह मंत्रालय कौन है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये जितने भी दोस्तों आपके जितने भी हमारे आर्म पुलिस फोर्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, गृह मंत्रालय। चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे असम राइफल्स हो, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे असम राइफल्स है, चाहे दोस्तों आपके एसएसबी है, जितने भी है ना, ये बीएसएफ है, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ना। देखिए अच्छा किसको रिप्लेस करेंगे आपके, तो अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में कौन हटने वाले, तो जो वर्तमान में है वो हटने वाले यहाँ से, अमृत मोहन प्रसाद कौन है, अमृत मोहन प्रसाद जो है ये आपके अगस्त 25 में रिटायर्ड होंगे, नोट कीजिएगा। और इनके स्थान पर कौन आएंगे, इनके स्थान पर
संजय सिंघल आने वाले। ठीक है, अब अगर एसएसबी का हम इतिहास देखें तो एसएसबी की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि आप जानते हो 1962 के अंदर आपकी चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया ना, चीन ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। और इसके बाद अगले साल हमने क्या करा, इसके बाद अगले साल हमने 1963 के अंदर हमने एक विशेष बल बनाया। ठीक है, हमने 1963 के अंदर एक विशेष सेवा निकाय बना दिया था, विशेष सेवा निकाय बनाया था, जिसका उद्देश्य था आपके कि भविष्य में कभी ऐसा अटैक हो तो उससे हमारी जो है रक्षा करना, इसका उद्देश्य होने वाला है। ये हमने विशेष सेवा निकाय जो है 1963 के अंदर बनाया। ठीक है, फिर हमने इसका नाम चेंज कर दिया 1966 में इसका नाम चेंज किया गया, इसका नेम चेंज किया गया। और इसका जो नया नाम है आपके वह क्या हो गया, तो इसका जो नया नाम था आपके वो हो गया विशेष सेवा ब्यूरो। क्या नाम हो गया, विशेष सेवा ब्यूरो जो है ये इसका नाम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर हमने दोबारा से इसका नाम चेंज एक बार और किया है, वो है 2003। कब किया है, 2003 में हमने इसका वापस नाम चेंज किया और आपके इसका नाम चेंज करके हमने सशस्त्र सीमा बल कर दिया ना, क्या नाम कर दिया, एसएसबी कर दिया, आपको ध्यान रखना है। तो एसएसबी की स्थापना की शुरुआत कब से होती है, 62 के चीन युद्ध के बाद में होती है ना, पर इसका नाम चेंज होता रहा। आपके 66 में इसका नाम विशेष सेवा ब्यूरो कर दिया गया और फिर आपके 2003 में इसका जो नाम आपके वो कर दिया है एसएसबी, जो वर्तमान नाम आपके वो 2003 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान नाम 2003 के अंदर आया। अच्छा, एसएसबी जो है दोस्तों आपके वो कहां पर तैनात है, देखो अभी तो इसका आंसर लिखिए आप लोग, संजय सिंघल ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सवाल अगर आपसे यहां पूछे कि दोस्तों आपके एसएसबी कहां पर तैनात है या फिर आईटीबीपी कहां तैनात है, अगर पूछूं आपसे बीएसएफ कहां पर तैनात है, जो बीएसएफ है वो कहां पर तैनात है, देखिए पहला है एसएसबी कहां पर तैनात है, तो भारत नेपाल की सीमा पर तैनात, दिखना भारत नेपाल की सीमा पर तैनात है और भारत भूटान जो है यहाँ की सीमा पर भी तैनात है। ठीक है, तो भारत नेपाल और भारत भूटान में आपके एसएसबी हो गया ना। आईटीबीपी आपके तो आपके इंडिया चाइना जो है इसकी बाउंड्री पर आपके आईटीबीपी हो गया ना, इंडो तिब्बत आपके बॉर्डर पुलिस। अब बीएसएफ पूछूं आपसे तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश जो है इनकी बाउंड्री पे कौन तैनात है, इनकी जो बाउंड्री है वहां पर बीएसएफ तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यह तैनात है, आपको ध्यान रखना है ना। तो कभी सवाल आपसे पूछे तो करके आना है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, बीएसएफ, आईटीबीपी इनके बीच में, एसएसबी इनके बीच में ना। एक सवाल दोस्तों यहीं पर लगे हाथ और नोट कर लीजिए आप लोग, आपके अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है कि जो योगी आदित्यनाथ जी, लिखना योगी आदित्यनाथ जी जो है यह उत्तर प्रदेश में, लिखना आपके उत्तर प्रदेश में लगातार रहने वाले सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, है ना, सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और दोस्तों आज की बात कर रहा हूं तो आज इनको 8 वर्ष 135 दिन हो गए ना, आज की बात कर रहा हूं 31 जुलाई की बात कर रहा हूं ना, 31 जुलाई जो है इस तारीख को इनको 8 वर्ष 135 दिन जो है वो इनको हो गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना टाइम इनको हो गया है। सवाल पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश में स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कार्यकाल जो है वह किसका रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टेन्योर पूछूं आपसे, मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है वह किसका रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसका रहा है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश वाले बताएंगे, सोच समझ के नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके संजय सिंघल जी को अपॉइंट कर दिया है। एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन देखना, एसएसबी संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए ना। एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल को चुना गया। ठीक बात है, मैंने भी आपसे कहा के सुब्रमण्यम कारगिल समीक्षा समिति की अनुशंसा पर 15 मई 1963 को इस बल का दोस्तों आपके गठन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों आपके देखो गठन आपके इसी तारीख को आपके हुआ है, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था आपके, उस समय इसका नाम जो है विशेष आपके जो था आपके विशेष सेवा निकाय जो है, विशेष सेवा निकाय जो है यह इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका नाम आपके ये नहीं था आपके, तो विशेष सेवा निकाय जो आपकी ये इसका नाम था, ध्यान रखिएगा ना। अगला है एसएसबी भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा जो है इनकी रक्षा करती है, ये ठीक बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक दोस्तों नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। विशेष सेवा निकाय जो है वो आपके इस तारीख आपके इस वर्ष के अंदर बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर जो है वह किसको बनाया गया। ठीक है, अरे याद कीजिए किसको बनाया गया, इंडोनेशिया, किसको बनाया गया, इंडोनेशिया को बनाया गया, ध्यान रखना है ना। अच्छा, ब्रिक्स की बैठक कहां पर हुई है अभी हाल ही में, बताओ भाई, ब्रिक्स की बैठक जो है 2025 में कहां पर हुई है, और मोदी जी भाग लेने के लिए वहां पर गए थे, उस देश का सर्वोच्च सम्मान भी लेकर आए हैं ना। इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट
किया गया। और इसरो का जो 11वां अध्यक्ष है किसको अपॉइंट किया लिखना आपकी, तो वी नारायणन जो है इनको इसरो का 11वां जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी आपकी, देखो पहली थी दोस्तों आपकी, पहली थी आपकी कौन सी, पहली जो पनडुब्बी थी वो थी आईएनएस कलवरी, कौन सी, कलवरी थी। सेकंड कौन सी आपके, सेकंड आपके आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, फिर आपके करंज, फिर है बेला, फिर है बागीर और फिर है बागसीर, कौन सी, बागसीर। तो पहली थी कलवरी, अंतिम है आपके बागसीर, कौन सी, बागसीर है ना, ब्राजील में लिख लीजिएगा। जो ब्रिक्स है उसकी बैठक कहाँ हुई है, ब्राजील में हुई है, ध्यान रखना। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी करा आपके, सिल्वर नोटिस पहली बार जारी हुआ है, कौन सा, सिल्वर नोटिस। आपके जो लॉन्ड्रिंग संपत्ति उनका पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस पहली बार जारी किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस जो है घोषित किया है, ठीक है। देखिएगा एक नया दिवस आपके सामने आ रहा है और वह है सतत कृषि दिवस, ठीक है। पहली बात तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे जो है हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, जो कृषि है आपके उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ये आपके होगा। और तारीख कौन सी तारीख होने वाली है, 7 अगस्त की तारीख, ठीक है। पहली बात तो यह है 7 अगस्त की तारीख, क्यों, क्योंकि इस बार आपके जन्म शताब्दी किसकी होने वाली है आपके, वो होगी लिखना आपके, वो होगी MS स्वामीनाथन जी, किसकी होगी, MS स्वामीनाथन जी की होगी। और आप इस नाम से परिचित तो होंगे आपके। 2024 में याद करो इन्हें जो है भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन जी हैं। यूएनओ के द्वारा इन्हें जो है वो आर्थिक पर्यावरण का जनक भी आपकी उपाधि दी गई आपकी। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी दोस्तों भारत में गेहूं जो है आपकी उसके अंदर हरित क्रांति लाने वाले कौन थे, MS स्वामीनाथन जी थे। तो मेरे साथ लिखिए आप पहले तो MS स्वामीनाथन जी के बारे में पूछूं आपसे तो 2024 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इन्होंने MS स्वामीनाथन जी को आपके आर्थिक जो पर्यावरण है इसका जनक बताया है ना। तो आर्थिक पर्यावरण का जनक कौन है, वो MS स्वामीनाथन जी यूएनओ के अनुसार है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपकी, जो गेहूं है इस गेहूं के अंदर हरित क्रांति लाने वाले कौन थे भारत के अंदर, तो हरित क्रांति लाने वाले भारत में वो आपके MS स्वामीनाथन जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी MSP जो होगी आपकी MSP वह लागत का 1.5 गुना होगी, यह कहने वाले कौन थे, यह कहने वाले आपके MS स्वामीनाथन जी। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है यह मैं पूछूं आपसे लागत का 1.5 गुना होगी, यह कहने वाले कौन थे, MS स्वामीनाथन जी है ना। तो ये चारों पांचों बातें आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे आपसे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो है यह प्राप्त किसको हुआ था, यह भी आपके MS स्वामीनाथन जी को मिला था ना। विश्व में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, MS स्वामीनाथन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में स्पेशली आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों हाँ, देने वाला कौन है इसको देने वाला FAO कौन है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देने वाला है। और इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर, कहां पर है, रोम इटली में इसका मुख्यालय हो गया। अच्छा, इस दिवस को घोषित करने वाला स्टेट कौन है, तो महाराष्ट्र सरकार कौन है, महाराष्ट्र सरकार जो है वो 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे जो है यह घोषित करेगा महाराष्ट्र सरकार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये करेगा। दोस्तों इसी ने घोषणा करी है कि महाराष्ट्र में जितने भी कृषि यूनिवर्सिटी होंगे आपके वहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर खुलेगा। लिखना आपके जितने भी कृषि विश्वविद्यालय होंगे इन कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर, कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर लिखना आपके यहाँ पर जो है, यहाँ पर डॉक्टर स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर जो है यह ओपन किए जाएंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह ओपन होंगे, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने कहा 100 साल दोस्तों जन्म को हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ करने जा रही है, ठीक है। अच्छा, पहले तो आप 7 अगस्त को मुझे बताइए इस तारीख को भारत में क्या कोई और दिवस बनता है, हाँ गुरुजी बनता है। लिखना एक तो भाला फेंक दिवस, याद कीजिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था, इसलिए हम इस तारीख को भाला फेंक दिवस बनाते हैं ना। एक दोस्तों आपके 7 अगस्त 1905, याद कीजिएगा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी जो वस्तु थी इनका बहिष्कार किया गया था, इसीलिए हम इस तारीख को राष्ट्रीय
हथकरघा दिवस के रूप में बनाते हैं ना, नेशनल नेशनल हैंडलूम डे जो है वो इस तारीख को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 7 अगस्त को एक तो भाला फेंक दिवस होता है, क्यों बनाते हैं, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में, और इसी तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को 1905 के अंदर कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसलिए इस तारीख को बनाते, ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार कर रही है तो भारत सरकार पीछे नहीं रहेगी, ठीक है। भारत सरकार ने कहा है कि भाई साहब हम जो है स्वामीनाथन जी के नाम पर, हम जो है स्वामीनाथन जी के नाम पर 100 रुपये का सिक्का चलाएंगे ना, क्योंकि कितने साल पूरे हो रहे हैं, मैंने आपसे अभी लिखवाया, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखवाया है शताब्दी पूरी हो रही है ना, तो 100 रुपये का सिक्का जो है स्वामीनाथन जी के नाम पर चलाया जाएगा, ठीक है। अब इस सिक्के की दोस्तों खास बात क्या होगी कि ये सिक्का पहली बात तो कहां पर बनेगा आपके, तो इसका निर्माण जो है इसको कहां पर ढाला जाएगा, तो जो कोलकाता है यहां पर इसका निर्माण होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह कितने ग्राम का, कितने वजन का सिक्का दोस्तों होने वाला, आपके 100 रुपए का होगा सिक्का, तो आपके कितने वजन का होगा, 35 ग्राम का होगा, लिखना ये 35 ग्राम का सिक्का होने वाला है। कितने ग्राम का होगा, 35 ग्राम का सिक्का होने वाला है। और ये किस किस से बना हुआ आपके, तो चांदी से, तांबा से, निकल से और आपके जस्ता से, लिखना चांदी, चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, निकल और जस्ता जो है इससे बना हुआ है, ठीक है। निकल और जस्ता इससे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी को लिखते हैं हम लोग Ag, तांबा को लिखते हैं आपके Cu, निकल को लिखते हैं Ni, जस्ता को लिखते हैं Zn। तो इनसे मिलकर ये सिक्का बना हुआ है, ये भी आप लगे यहाँ ध्यान रख लीजिए ना। और इस सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ आपके, इस सिक्के पर एक तो इनकी फोटो बनी हुई है और इसके साथ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते जो है वो लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल पूछूं आपसे कि विश्व में, लिखना विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, सवाल पूछे आपसे, बताओ विश्व में जो हरित क्रांति है इसका जनक कौन है। और अगर पूछो आपसे हरित क्रांति शब्द जो है यह देने वाला कौन है ना, यह जो शब्द है इसको देने वाला कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। एक सवाल से जितने भी सवाल स्टैटिक पोर्शन से बन पाएंगे वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व में जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन आपके, तो वो थे आपके कौन, नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, आप जानते हो ना। सवाल पूछे आपसे कि भाई यह वर्ड देने वाले कौन थे, विलियम गोड। कौन थे, विलियम गोड जो है यह वर्ड देने वाले, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विलियम गोड ये वर्ड देने वाले नोट कीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये एम एस स्वामीनाथन जी का फोटो आपके सामने यहाँ पर है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे, एम एस स्वामीनाथन जी, है ना। अब ये सवाल देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। अब ठीक करना है इस सवाल को, है ना। महाराष्ट्र सरकार ने स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे घोषित करा, ठीक बात है ना। डॉक्टर स्वामीनाथन श्वेत क्रांति के जनक, दोस्तों ना श्वेत क्रांति के लिए थे रसगुल्ला, किसके थे आपके, हरित क्रांति के जनक थे ना। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे आपके, वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। याद है आपको ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था, वर्गीज कुरियन जो है यह आपके श्वेत क्रांति के जनक थे ना। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर स्वामीनाथन को 2022 में भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला। देखो भारत का हाईएस्ट अवार्ड तो मिला है पर 2022 में नहीं मिला, कब मिला है, 2024 में मिला है, ये आपको ध्यान। ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम वाला ना, तो 2024 के अंदर मिला है, 22 में नहीं मिला है। तो कौन सा विकल्प सही है, और सत्य कथन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है, बाकी 2 और 3 हमारा गलत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, पूछूं आपसे ये कहां पर है, यह आपके निजामाबाद के अंदर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिल चुका है आपके, देखो 43 नंबर वाला कौन था, ये था आपके मोइदम। मोइदम कहां पर है, मोइदम आपके असम के अंदर ना। और लेटेस्ट 44 कौन सा हो चुका है, मराठा सैन्य परिदृश्य, ये इसी नाम से शामिल हुआ है, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इस नाम से 12 किले शामिल हुए हैं ना। चर्चा में रहा भार्गवस्त, पूछूं आपसे, अगर एक साथ झुंड में ड्रोन का अटैक होगा तो उस अटैक को काउंटर करने के लिए भारत ने बनाया कि आपके भार्गवस्त बना दिया ना। 47 नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति कौन आपके बनाए आपके, अरे अमेरिकी राष्ट्रपति पूछूं आपसे कौन है, तो ये आपके कौन हो गए, ट्रंप साहब है। और उपराष्ट्रपति कौन आपके, जेडी वेंस आपके उपराष्ट्रपति हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में किस देश के यंताई पेंगन
पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। दोस्तों ना देखो, एक अवार्ड है जिसका नाम क्या है, एक अवार्ड है जो कि वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल जो एयरपोर्ट होते हैं इन्हें प्रदान करते हैं ना। तो प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार जो है ये आपके जो आपके सबसे खूबसूरत जो एयरपोर्ट होते हैं इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाता है ना। जो खूबसूरत एयरपोर्ट होता है उसे ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और देखिए इस बार ये अवार्ड किसको मिला है, इस बार ये अवार्ड दोस्तों आपके यंताई पेंगलाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसको प्राप्त हुआ है। और यह एयरपोर्ट किस देश का, चीन का। किसका, चीन का। अधिकांश बार ये आपके जो अवार्ड है वो मिलता है चांगी एयरपोर्ट को। नाम सुना है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में, लेकिन इस बार किसको मिला, इस बार जो है ये चीन के यंताई पेंगलाई एयरपोर्ट को मिला। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इस बार चांगी एयरपोर्ट को नहीं मिला है ना, इस बार चांगी एयरपोर्ट जो है इसे नहीं मिला है, चांगी एयरपोर्ट को नहीं मिला है। चांगी एयरपोर्ट कहां पर है, सिंगापुर के अंदर। कहां पर है, सिंगापुर के अंदर है, ये भी नोट कीजिए ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, चीन हमारा ठीक आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चीन की बात करते हैं बेटा। चीन जो है देखो, चीन के बारे में 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके, चीन की मुद्रा का नाम। राजधानी तो आप जानते हो बीजिंग है ना, राजधानी तो इसकी बीजिंग है, बच्चा बच्चा जानता है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर एशिया की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने ना। इसके अलावा चीन का शौक जो है, चीन का शौक किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है, ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। देखो पहला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा का नाम क्या आपके, तो चीन की मुद्रा का नाम युआन या फिर रेमनबी। क्या है, युआन या फिर रेमनबी, कुछ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछूं आपसे कौन सी है, यांग टीसी नदी। कौन सी है, यांग टीसी जो नदी है आपके, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है कहाँ पर, चीन के अंदर है ना। चीन का शौक किसे कहते हैं, अपना मार्ग चेंज करने वाला जो है वो आपके हवांगो। कौन सा है, हवांगो जो नदी है आपके, इसे आपके येलो रिवर भी कहते हैं, इसको पीली नदी भी कहते हैं इसे, और चीन का शौक कहते हैं ना। और मरुस्थल की बात करूं आपसे, टकला मकान जो मरुस्थल आपकी ये कहां पर है, टकला मकान जो मरुस्थल आपके वो कहां है, चीन के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। तो टकला मकान मरुस्थल भी कहां पर है, चीन के अंदर, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके यहाँ का एयरपोर्ट हो गया ना। चलिए देखिए 2025 प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए और यह सही विकल्प का चयन करना है ना। देखिए पहला है सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड 2025 के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने आपसे अभी कहा, देखो जब ऐसा स्टेटमेंट पेपर में आएगा ना तो यकीन मानना तुमको भी लगेगा कि यार ठीक ही बोल रहा है ना, कि यार चांगी एयरपोर्ट को मिला होगा ना। ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हमें तो ठीक ही लगता है, पर ध्यान रखना ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को नहीं मिला है, किसको मिला है, चीन के एयरपोर्ट को मिला है। तो ये रॉन्ग है और सवाल में दोस्तों रॉन्ग ही पूछ रहा है, सवाल वाला रॉन्ग पूछ रहा है, ध्यान रखना। वर्ष 2015 से यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित प्रिक्स वर्सेल्स वास्तुकला प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है, ठीक बात है। अच्छा, इसको यूनेस्को जारी करता है आपके इस अवार्ड को, और 15 से स्टार्ट हुआ, ये लिख लो आप यहाँ पर ना। इस अवार्ड को यूनेस्को जारी करता है और यह अवार्ड आपके, यह अवार्ड 15 से आपके स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आपके फर्स्ट आने वाला है, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा है हमसे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की क्या खास बात थी, इस क्वेश्चन की खास बात ये कि ये वाला पॉइंट आपको नया सीखने को मिल गया। ये वाला पॉइंट तो आप जान गए, ये वाला पॉइंट नया आपको सीखने को मिल गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध पूछूं आपसे। अरे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है, इस पुस्तक को लिखने वाले कौन दोस्तों आपके, इस पुस्तक को लिखने वाले पंकज मिश्रा। कौन है, पंकज मिश्रा का नाम ध्यान रखना। किसे पद्म विभूषण पुरस्कार आपके, ये 7 व्यक्तियों को मिला इस बार। कितनों को मिला आपके, 7 व्यक्तियों को दोस्तों इस बार जो है। अब किसे नहीं मिला वो छोड़िए, 7 को इस बार पद्म विभूषण अवार्ड मिला। कितने, 7 को मिला है ना। और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा भी गया, कितनों को मिला है, तो 7 को मिला, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल पूछूं आपसे। देखो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन आपके टेनिस की जब शुरुआत होती है ग्रैंड स्लैम की, इसी से होती है ना। इसमें मेल जीतने वाला कौन है और फीमेल जीतने वाली कौन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। तो मेल पूछूं आपसे, जैनिक सिनर जो है ये मेल है ना। फीमेल पूछूं आपसे, मेडिसिन कीर जो है ये आपके फीमेल, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, किस देश में आयोजित हुए एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया, पेरिस। कहां हुआ, पेरिस में। याद कीजिए, पहला बिलिचले में, दूसरा आपके टोक्यो, दूसरा आपके सियोल में, और तीसरा पेरिस के अंदर है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान किसने दोस्तों हासिल करा, ठीक है। एक्चुअली में तो
तो एक्चुअली में तो आपके जो बाघ घनत्व की बात करूं मैं आपसे, जो बाघ घनत्व है अगर इसकी बात करूं आपसे, तो आप याद कीजिए 29 जुलाई की तारीख आपको याद है क्या? अरे 29 जुलाई की तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। कौन सा है? इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये इस तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वर्ल्ड में, विश्व में ऐसे 3 स्थान, विश्व में ऐसे 3 टाइगर रिजर्व जहां पर सर्वाधिक टाइगर की डेंसिटी है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक टाइगर जो है आपके बाघ जो है उसकी डेंसिटी सर्वाधिक है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के 3 ऐसे टाइगर रिजर्व जहां पर, ये अभी आंकड़ा जारी हुआ है, तो वर्ल्ड के ऐसे 3 टाइगर रिजर्व जहां पर सर्वाधिक आपके टाइगर डेंसिटी आपके, उसमें पहले स्थान पे कौन है? उसमें दोस्तों पहले स्थान पे लिखिए कौन आपके, पहले स्थान पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नाम सुना है क्या आपने? अरे नाम सुना ही होगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। यहां सर्वाधिक दोस्तों आपके बाघों की डेंसिटी है ना। नंबर 2 स्थान लिखिए दोस्तों आपके, नंबर 2 लिखिए कार्बेट, आपके कार्बेट टाइगर रिजर्व ना, और ये कहां पर है? ये हमारा उत्तराखंड के अंदर। अरे वही जिम कार्बेट है ना, वही। और नंबर 3 पे कौन आपके? काजीरंगा। कौन है? काजीरंगा। यहां पर दोस्तों आपके वृद्धि बड़ी मात्रा में हुई है ना। ये सवाल क्यों बनाया आपके? क्योंकि यहां पर वृद्धि जो है, सवाल ये भी पूछ सकते थे भाई पहला कौन सा है, पर काजीरंगा में जो वृद्धि, जो ग्रोथ आपकी बड़ी मात्रा में हुई है, इसलिए काजीरंगा वाला सवाल बनाया गया है। और असम, ध्यान, असम जो है यहां पर काजीरंगा है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसके अलावा एक सींग वाले जो गैंडे हैं, इनके लिए भी फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये 1985 के अंदर इसको, 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची आपके उसमें शामिल करा है ना। 85 में इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है आपके, अभी उसके बारे में बात करेंगे। बाकी बांदीपुर पहले पर, कार्बेट दूसरे पर, और काजीरंगा आपके तीसरे पर, ठीक है। तो काजीरंगा में एक काम और स्टार्ट हुआ, लगे हाथ उसको भी नोट कर लो। काजीरंगा में पहली बार घास भूमि पर पाए जाने वाले जो पक्षी हैं उनकी गणना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख दीजिए मेरे साथ में, जो काजीरंगा है, इस जो काजीरंगा जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर लिखना आपके, यहां पर चरवाहा भूमि जो है आपके, चरवाहा भूमि, या फिर मैं आपके इसको ग्रासलैंड कह सकते हो आप लोग, जो है घास जो है आपके ग्रासलैंड जो है, इस चरवाहा भूमि पर पाए जाने वाले पक्षी जो हैं, पाए जाने वाले पक्षी, इनकी जो गणना की आपके, इनकी गणना पहली बार भारत में हुई है ना, गणना पहली बार भारत में हुई है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर की गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिए ना। अच्छा, अगर सवाल पूछे आपसे कि तटीय और वेडर पक्षी गणना जो है ये कहां पर हुई थी? और याद करो, जामनगर गुजरात है ना। कहां पर हुई थी आपके? जामनगर गुजरात, मैंने आपको लिखवाया था ना, जामनगर गुजरात मैंने आपको लिखवाया था। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अच्छा, भारत का लेटेस्ट पूछूं आपसे, 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा आपके? माधव टाइगर रिजर्व है। और कहां पर? ये मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। भारत का लेटेस्ट माधव हो गया और मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि यूनेस्को में वर्तमान में भारत की ओर से 44 जो आपके स्थल हैं वो शामिल है, ठीक है। इस 44 में से नोट कीजिए 7 स्थल आपके प्राकृतिक है ना, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा आपके जैसे कि आपके केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है वो है ना, ऐसे 7 है, ठीक है। इसके अलावा 36 जो है आपके, वो क्या आपके 36 जो है ये कल्चरल है, ठीक है, सांस्कृतिक जो 36 है, और एक हमारा मिक्स है कंचनजंगा, ठीक है। ये भी आपको सेग्रेगेशन भी आपको ध्यान रखना है, सवाल ये पूछ ले कितने कितने तो नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये यहां पर जो मैंने कहा आपसे वो लिखा हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा टाइगर रिजर्व संबंधित असत्य कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, हाल ही में बाघों का घनत्व के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल करा। ये ठीक बात है आपके। हाल ही में काजीरंगा में पहली बार चरगाहा पक्षी जनगणना जो है वो की गई है, ये भी ठीक बात है। यह ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। नहीं दोस्तों, ये कहां पर है? ये असम राज्य के अंदर है। अब कभी कभी दोस्तों हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम ये देखते नहीं कि सवाल क्या पूछा है ना, हम सोचते हैं कि 1 और 2 ठीक है, 3 गलत है। दोस्तों हम, एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, एक ऑप्शन यहाँ पर होता है, मान लीजिए कथन 1 और 2 है ना, ये ऑप्शन होता है, और हम इसको टिक करके आ जाते हैं ना। हम सोचते हैं कि भाई सही वाला पूछा होगा, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, पर सवाल पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है? गलत आपके ऑप्शन नंबर 3 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ये जब आप डेली काम करोगे ना तो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेंड हो जाएगा कि सवाल में पहले ये देखना है, फिर सवाल में यहां देखना है, फिर स्टेटमेंट देखना है, आपका दिमाग ट्रेंड होगा उसी हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी जो है कितने % रहने का अनुमान आपके? अरे कितने % है? 6.4% है ना। एक्सियोम मिशन 4 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन
बने? शुभांशु शुक्ला आपको नाम ध्यान रखना है ना। कर्नल सीके नायडू अवार्ड किसको मिला? आपके सचिन तेंदुलकर साहब को यह अवार्ड मिला है, कर्नल सीके नायडू अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने % टैरिफ लगाया गया? ठीक है, देखो न्यूज को अगर घुमाना हो दोस्तों ना, मसालेदार न्यूज बनानी हो तो खबर ऐसे आएगी कि ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% का टैरिफ। यह है मसालेदार खबर, आपको देखकर लगेगा कि यार ये तो गजब हो गया गुरुजी, ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों सब पे नहीं लगाया है, जो सामान भारत रूस से मंगाएगा, एनर्जी और किसकी बात कर रहा है? आपके फ्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हथियार और एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर भारत ये रूस से मंगाएगा तो फिर आपके यूएसए जो है, ये आपके यूएसए भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, माहौल बनाने वाली खबर है दोस्तों ये, है ना। देखो माहौल बनाने वाली खबर सुनिएगा तो पहली बात तो यूएसए जो आपके यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? आपके भूरियो कौन है? ट्रंप जो साहब, आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रंप जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों, इन्होंने घोषणा करी है कि भाई भारत के ऊपर हम जो है 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, भारत के ऊपर हम जो है 25%, पहले 26% की बात थी, अब इन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत छूट दे रहे हैं हम आपको, 25% लगाएंगे। ठीक है, तो भारत के ऊपर 25%। देखो आप टैरिफ का मतलब ये समझो जुर्माना, आप तो अपने दिमाग में जो टैरिफ है ना, आप तो इसका मतलब समझो जुर्माना। ठीक है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, टैरिफ जो होता है इसका मतलब है जुर्माना। क्या है? जुर्माना। दोस्तों अब जुर्माना क्यों लगाएगा आपके यूएसए? दोस्तों मैंने आपसे कहा तो जुर्माना से क्यों लगाएगा यूएसए आपके? तो जुर्माना दोस्तों इसलिए लगाएगा यूएसए आपके कि जो भारत है 25% टैरिफ जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के ऊपर लगाएगा। कब लगाएगा? जब भारत रूस से कच्चा तेल और दोस्तों आपके इसके अलावा हथियार जो है इनका आयात करेगा। ठीक है, जब भारत रूस से कच्चा तेल और जो आपके हथियार है इनका आयात करेगा तो भारत के ऊपर ट्रंप साहब जो है 25% का टैरिफ जो है वो लगाने वाले हैं। ये दोस्तों इन्होंने कहा है। ठीक है, आप पूछोगे गुरुजी क्यों लगा रहा है ये ट्रंप दोस्तों टैरिफ आपके? तो ट्रंप कह रहा है कि हमसे ले लो ये सारी चीजें, तुम रूस से क्यों ले रहे हो? हमसे ले लो, अगर रूस से लेनी है तो हम जो तुम्हारा सामान आएगा उसके ऊपर हम 25% टैरिफ यहाँ पे ठोक देंगे। तो इससे दो आपके उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब इससे यूएसए का 2 लाभ हो गया ना, यूएसए के इसमें 2 उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य यूएसए का हो गया कि भाई हमसे सामान मंगाओ। ठीक है, भारत से कह रहा है कि हमसे सामान मंगाओ, तो भारतीय बाजार को यूएसए के जो आपके उत्पाद हैं इनके लिए खोलने पर मजबूर करना। ठीक है, इनके लिए खोलने पर मजबूर करना, हमसे सामान मंगाओ, ये पहला उद्देश्य है। और तुम अगर हमसे नहीं मंगा रहे हो तो कोई बात नहीं, टैरिफ के रूप में हमारा टैक्स बढ़ा दो आपके, तो यूएसए को आपके इससे रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, यूएसए को इससे रेवेन्यू मिलेगा। ये 2 इसका पॉइंट है जिससे आपके यूएसए को फायदा होने वाला है, इसलिए वो आपके हमारे ऊपर ये ठोक रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये बावला इंसान एक्चुअली मना, गुरुजी क्यों बावला है? एक तरफ तो इसने हमसे अभी कहा है कि 2030 तक हम जो है हमारे बीच जो व्यापार है उसको 500 अरब डॉलर पे ले जाएंगे, ये इसने कहा है। भाई साहब सुनो, अभी दोस्तों इसने क्या कहा है आपके? इसने कहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो बायलैटरल जो ट्रेड है आपके, हम इसको कहां पर ले जाएंगे? हम इसको ले जाएंगे 2030 तक 500 अरब डॉलर ले जाएंगे। ठीक है, माथा ले जाएगा तू अपना इसमें। जब तू हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो हम सामान क्यों मंगाएंगे तुझसे, या हम सामान क्यों भेजेंगे? इससे तो आपके व्यापार कम होगा। पर दोस्तों ये बावला इंसान है। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है 25%, क्योंकि एक होता है दोस्तों इंसान की डिग्निटी होती है कि मैंने कर दिया मतलब कर दिया। ये तो कल को वापस ले लेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ये कल को वापस ले लेगा ना, इसका कोई वो नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है इसका खुद का जो है। कल को बोलेगा कि ठीक है हम वापस लेते हैं, लो कर लो भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 25% जो है वो टैरिफ जो है भारत के ऊपर लगाएगा। थोड़ा बहुत दिमाग में रखना। ठीक है, क्वेश्चन को, ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑफ इंडिया प्लस पेनल्टी भी लगाएगा, जुर्माना है ना, फॉर बाइंग एनर्जी एंड आर्म्स फ्रॉम रसिया ना। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने संबंधित असत्य कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यूएसए ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, ठीक बात है ना। यूएसए वर्ष 24-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार दोस्तों रहा है। ठीक है, अरे भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो कौन रहा आपके? क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा देखिए, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में भाई? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? अगर डोपा ठीक हुआ ना तुझे पटक पटक के मारूंगा। ठीक है, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 में असत्य पूछा है, ये असत्य आपके ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। यहां मैंने चीन कर दिया, सही तो है भाई डोपा, ऐसा दूंगा फेंक के नहीं अनुराग, सीधा गिरेगा पश्चिम बंगाल में जाके, है ना। तो पश्चिम बंगाल का होगा तो क्या होगा फिर तुझे भेजेंगे आपके लंदन। तो चलिए फालतू का
इसको ब्लॉक कर दो ना, 1 मिनट खराब कर दी इसने। तो ये भी ठीक दोस्तों बात है ना कि यूएस से भारत के लिए आपकी सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो गलत पूछा है, गलत कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। अब देखो नया स्टेटमेंट पता लगाने लगा आपके कि यूएस से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये नया स्टेटमेंट पता लग गया, तो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपको नोट करना है, ठीक आंसर है, क्योंकि गलत वाला सवाल पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में अवार्ड दिया है त्रिवेणी के अंदर। अभी मजाक मत करो, अभी मैं मूड में हूं ना, अभी कंटेंट के मूड में चल रहा हूं मैं 2 4 5 दिन से, मजाक मत करो ठीक है। त्रिवेणी एल्बम। बजट 25-26 में माइक्रो इंडस्ट्री के लिए निवेश की कितनी सीमा है। देखो एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम, याद करो भाई। एक इन्वेस्टमेंट, एक टर्नओवर, मैंने आपको याद करवाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट पूछूं आपसे 2.5, 25, 125, याद करो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़ है ना। और मैंने टर्नओवर के बारे में भी लिखाया हुआ, आपको याद करो कि 10, 100, 500, क्या था 10, 100, 500, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ रहा है माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, कितना है 2.5 करोड़ तक का उद्योग माइक्रो उद्योग होगा ना। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल आपके ड्रैगन फ्रूट, कौन सा ड्रैगन फ्रूट जो है इसको नामित कर दिया है ना। रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब कहां की है। ये साब कंपनी कहां की, स्वीडन की। कहां की है, जो स्वीडन है आपकी, यहां की कंपनी साब है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खगोलविद ने किसकी सहायता से पहली बार एक नए सौर मंडल के जन्म को देखा है दोस्तों ना। सोच के देखो आप, एक नया सौर मंडल जो है उसके जन्म को देखा है। सौर मंडल का दोस्तों मतलब क्या हो गया, देखो सौर मंडल दोस्तों पूछूं आपसे, तो सौर मंडल जो है दोस्तों आपके, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आपके, दोस्तों इसका मतलब हो गया कि भाई एक तारा है दोस्तों ना, एक तारा है, ये आपके एक तारा हो गया, और दोस्तों इस तारे के दोस्तों आसपास जो है वो आपके बहुत सारे ग्रह होंगे, ठीक है। इस तारे के बहुत सारे ग्रह होंगे, तब मिलकर बनेगा सौर मंडल। यस या नो। जैसे हमारा सूर्य हो गया रसगुल्ला, जैसे हमारा सूरज आपके सूर्य हो गया कि भाई एक तारा था, तारा मतलब सूर्य हो गया, और उसके आसपास 8 ग्रह हो गए, जैसे कि मंगल है, पृथ्वी है, वो हो गया, ठीक है। तो एक तो तारा है और एक आपका ग्रह हो गया, इन दोनों को मिला के क्या होगा, इन दोनों को जो मिला के, इन दोनों को मिला के बनता है सौर मंडल, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने दो, हमारे पास टेलीस्कोप है, ठीक है। अब वो टेलीस्कोप कौन कौन सी आपके, तो एक टेलीस्कोप है आटाकामा, लिखना आटाकामा लार्ज, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर, ये 3 इडियट वाला मिलीमीटर नहीं है, ठीक है। आटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप, ठीक है, एक नाम ये है ना। ये कहां पर स्थापित है, ये आपके चिली के अंदर स्थापित है। चिली में कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल में स्थापित है, ठीक है। और ये आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा, यही मरुस्थल आपके वर्ल्ड का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, ठीक है। एक तो ये हो गई, और एक है जेम्स वेब टेलीस्कोप, कौन सा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप यह विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है ना, यह विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, बिगेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप और एक आटाकामा टेलीस्कोप, इन दोनों ने मिलकर के ये खोज की है, ठीक है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 2021 में नासा ने स्थापित करी थी, आपको ध्यान रखना है ना। जो नासा है, फिर बाद में इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गया, उसके अलावा इसमें कनाडा भी शामिल हो गया, वो अलग बात है, पर नासा ने इसको शुरुआत में स्थापित किया था। और एक हबल टेलीस्कोप थी पहले, उसको रिप्लेस करते हुए नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप स्थापित करा। दोस्तों इन टेलीस्कोप के द्वारा, इन टेलीस्कोप के द्वारा क्या हुआ, इन दोनों टेलीस्कोप के द्वारा हमने दोस्तों एक तारा जो है, एक तारा, इस तारे का दोस्तों नाम क्या है, इस तारे का नाम पूछूं आपसे HOPS, HOPS 315, ठीक है। तारे का नाम है HOPS 315, आपके तारे का नाम है। इस तो तारा है, इस तारे का जन्म, इस तारे का जन्म और इसके ग्रह जो हैं, इन ग्रहों का जन्म जो है उसको देखा है ना, इसको पहली बार देखा है, ठीक है, इसे पहली बार देखा है। अब इससे फायदा क्या दोस्तों होने वाला है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे सूर्य का जब जन्म हुआ होगा, जब सूर्य की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद जब ग्रह बने होंगे तो कैसे बने होंगे, ठीक है। समझ रहे हो भाई, जैसे ये वाला तारा और इसके आसपास ग्रह डेवलप हो रहा है, ये वाला सोलर सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ही जो हमारा खुद का जो सोलर सिस्टम है आपके, वो भी डेवलप हुआ होगा ना। तो इससे हमारे वाले सोलर सिस्टम की जो शुरुआत होगी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यह दोस्तों यहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोस में ये तारा है, ठीक है ना, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर है, लिखना। यह तारे की लोकेशन पूछूं आपसे, अगर तुम्हें जाना हो कभी तो चले जाना, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और जो ये प्रकाश वर्ष है ना भाई साहब, ये प्रकाश वर्ष जो है ये आपके दूरी का मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इन दोनों से खोजा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ए और बी आपके दोनों करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वह
वह जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वह कौन से प्रकार का टेलीस्कोप है, लिखना इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये और लिखो आप, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है यह कौन से प्रकार का आपके, तो ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अवरक्त टेलीस्कोप, है ना, अवरक्त टेलीस्कोप कह दीजिए आप, एक ही बात है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये आपको ध्यान रखना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सवाल भी पूछता है, किसको रिप्लेस करके बनाया आपके, इसको हबल टेलीस्कोप जो है इसको रिप्लेस करा है ना, हबल टेलीस्कोप जो है इसे रिप्लेस किया था और जो है 2021 में इसको स्थापित करा। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। ये आपके यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, एक तारा, उसके आसपास जो आपके जो उसके ग्रह बनाई, जो आपके ग्रह आपके बन रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, नए सौरमंडल के जन्म संबंधी सत्य कथन पहचानिएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों ने पहली बार HOPS 315 तारे के पास सौरमंडल के जन्म के प्रारंभिक चरणों की एक सीधी झलक प्राप्त की। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम ठीक आंसर है ना। आटाकामा लार्ज मिलीमीटर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से यह सहायता की है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, अगर तुम कंटेंट ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो सवाल तुम्हारा होगा ही नहीं। सवाल देखो, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे ने हबल टेलीस्कोप की जगह ली दोस्तों ना। हबल की जगह किसने ली है, इसने थोड़ी ली है। हबल की जगह किसने ली, आपके हबल की जगह जो है वो ली है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। मैंने लिखा है वो आपको, तो हबल की जगह लेने वाला जेम्स वेब टेलीस्कोप था, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ए और बी जो है करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, भारत 96वें रैंक पर है। 38वां राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन, आपके सर्विसेज कौन है, सर्विसेज है। और यहाँ जो सर्वाधिक पदक जीतता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आपके राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी देते हैं। कौन सा, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी देते हैं, आपको नोट करना है। कहां हुआ था ये, उत्तराखंड में हुआ। अगला कहां पर होगा, मेघालय के अंदर अगला होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहां लागू करा, आपके मणिपुर में। अजय कुमार भल्ला जी को वहां पर गवर्नर बनाया गया और मणिपुर के अंदर लगाया गया। राजा भालिंद्र, मैंने अभी आपसे कहा सेवाओं को मिला है, वही है ना, वही वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति कहां लॉन्च हुआ, ठीक है भाई साहब। ये दोस्तों ये है ना, अब हमारी इंडियन आर्मी का है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ठीक है। पर हमने 18 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया था शिव शक्ति, है ना। और देखो इससे पहले ये नाम कहीं पे भी नहीं था, आप चेक करना पूरे यूट्यूब में या फिर पूरे आपके उसमें, शिव शक्ति या तो वो पॉइंट था चंद्रमा वाला, तो उसके बाद मैंने 18 जुलाई को शिव शक्ति बैच लॉन्च किया था आप सभी के सामने, ठीक है। शायद हो सकता है दोस्तों आपके कि वो बैच जो है उसका नाम जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया और गवर्नमेंट ने उस बैच के नाम पर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। क्या नाम है, ऑपरेशन शिव शक्ति, हर हर महादेव, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने, वरना दोस्तों नाम तो बहुत सारे थे, और भी बहुत सारे नाम थे, ब्रह्मास्त्र था, महादेव था, पर शिव शक्ति ही क्यों नाम लिया, हो सकता है चल रहा होगा मार्केट में इसलिए लिया। तो लिखिएगा, ऑपरेशन शिव शक्ति की बात करूं आपसे, यह भारतीय सेना ने लॉन्च करा है ना, पर हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा इसको, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये भी साथ में, और नोट कीजिएगा इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च करा है शिव शक्ति को। अगला पॉइंट लिखिएगा, कहां पे लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर जो पूंछ सेक्टर है आपके, पूंछ सेक्टर जो है यहाँ पे इसको लॉन्च करा है, ठीक है। ये वही स्थान है जहां पर कोई भी समस्या होने पर पाकिस्तान दोस्तों आपके गोलाबारी करता है ना, वही आपके स्थान है, ठीक है। तो पूंछ सेक्टर के अंदर इसको लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन आपके, क्यों लॉन्च करा, एक ही काम है, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ना। तो आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के लिए, सुपड़ा साफ करने के लिए इसको लॉन्च करा। दोस्तों आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो आतंकवादी हैं यह घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे आपके, और घुसपैठ कहां पर, LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, और जो है भाई साहब नोट कीजिए, हमने इनको जो है ठोक दिया वहां पर जो है। ऑपरेशन शिव शक्ति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी, ऑपरेशन महादेव याद करो, यह भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए जम्मू कश्मीर में इसको स्टार्ट किया, महादेव को भी। इससे पहले मैंने आपसे ऑपरेशन दोस्तों आपके ऑपरेशन केलर भी लिखवाया था, आपको केलर भी लिखवाया था, यह भी जम्मू कश्मीर में सोफिया क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था, सबका उद्देश्य आतंकवादी है, ठीक है। ऑपरेशन बहाली भी स्टार्ट हुआ था आपके, यह भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, और वही आतंकवाद के सफाये के लिए स्टार्ट हुआ ना, ध्यान रखिएगा। तो नोट कीजिएगा, सवाल पूछूं आपसे कि जो हमारा शिव शक्ति आपके, वो नोट कीजिएगा, ये लॉन्च कहां पर, जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। देखिए यहां पर पूछूं आपसे, शिव शक्ति जो पॉइंट है आपके, देखो यह दोस्तों नाम जो है क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यह जो नाम आपके जहां पर चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो है यह पहुंचता है आपके साउथ पोल पर,
उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम जो है शिव शक्ति स्थान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 जिस स्थान पर 23 अगस्त की तारीख को पहुंचा था, उस स्थान का नाम क्या? उस स्थान का नाम जो है शिव शक्ति स्थान था। 23 अगस्त की वो तारीख थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नाम आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर 2 टेररिस्ट को किल्ड कर दिया गया है और शिव शक्ति के द्वारा किल्ड किया गया, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन को इस प्रकार देखिएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिएगा। ऑपरेशन शिव शक्ति अमरनाथ यात्रियों को बारिश और भूस्खलन से बचाने के लिए। अब आज तो तुम्हें याद है शिव शक्ति क्यों लॉन्च हुआ है, हो सकता है आज से 2 महीने बाद दोस्तों तुम्हें याद ना है, और फिर तुम है ना ऐसे ऐसे करते डोलो, है ना। तो ध्यान रखना कि अमरनाथ यात्रियों के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है शिव शक्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इनके लिए स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑपरेशन महादेव का उद्देश्य आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से रोकना है, ठीक बात है, महादेव का उद्देश्य तो यही है, पर इसका उद्देश्य ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का पहला बायो बैंक कहां पर? अरे पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क यहां पर खुला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दार्जिलिंग के अंदर ना। भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन आपके? अरे 26वें नंबर के पूछूं आपसे, वो कौन आपके 26वें नंबर के? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार, नाम ध्यान रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन आपके? रेखा गुप्ता जी, कौन आपकी दिल्ली की सीएम हो गई, ठीक है। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे किसको दिया है? पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको दिया है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में पिछले 24 वर्षों के अध्ययन में 50% प्रवाल आवरण में कमी दोस्तों कहां दर्ज हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात तो आपकी ये है यूटी कौन सा? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है आपके, आप सभी जानते हो कि ये प्रवाल से बना हुआ द्वीप है ना, प्रवाल से निर्मित जो है वह कौन सा है? वह लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर 1998 से एक रिसर्च चल रही है। आंकड़े अब आए, पेशेंस देखो आप। 1998 से यहाँ पर जो यहाँ का अग्रती है, जो यहाँ का कवरती है, जो कदमत है आपके, तीन आपके द्वीप हैं। एक का नाम है अग्रती द्वीप आपके, एक का नाम कदमत है। कभी कभी है ना यही पूछता है कि ये द्वीप है कहाँ पे, कदमत हो गया, एक का नाम कवरती हो गया, ठीक है। ये जो 3 आइलैंड है ना, ये जो 3 द्वीप है, इन 3 द्वीपों के ऊपर 1998, कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे? 1998 से यहाँ पर जो है रिसर्च चल रही है, ठीक है। 1998 से यहाँ पर रिसर्च चल रही है, किसको लेकर के? जो प्रवाल जो विरंजन हो रहा है उसको लेकर के, ठीक है। अब ये प्रवाल विरंजन क्या होता है? इसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं इसे? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं दोस्तों। कोरल ब्लीचिंग का मतलब हो गया कि जो प्रवाल भित्ति है वो रंग बिरंगी होती है, ठीक है। शायद दोस्तों फोटो होगा मेरे पास में, हाँ, प्रवाल भित्ति जो होती है आपकी वो रंग बिरंगी होती है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रवाल भित्ति सफेद होना स्टार्ट कर दें, मतलब ये मरना स्टार्ट कर रही है या फिर इनका आपके क्षरण होना स्टार्ट हो रहा है, तो जो जब प्रवाल भित्ति का जब रंग सफेद हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। लिखना आप जो है, प्रवाल जो भित्ति है, अगर आपके प्रवाल भित्ति जो है वो रंगहीन होना स्टार्ट हो जाए, प्रवाल भित्ति जब रंगहीन होना स्टार्ट होती है आपके, तो इसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि भाई कितना हुआ है दोस्तों ना, और इन्होंने कहा है कि भाई साहब, इन्होंने कहा है कि 1998 के अंदर लगभग 37% जो एरिया है लक्षद्वीप में, वहां पर प्रवाल भित्तियां थी। 37% पर प्रवाल भित्तियां थी 1998 के अंदर, ठीक है। और अभी दोस्तों आपके 24 साल बाद की बात करूं आपसे, 24 साल बाद जो है यह है जो है आपके दोस्तों लगभग 37% से कितना रह गया आपके? लगभग 19.6% रह गया, ठीक है। मतलब कि लगभग 50% की कमी आ गई, ठीक है। लगभग 50% की जो कमी है वो कहां पर आ चुकी है? जो प्रवाल भित्ति है उसमें आ चुकी है, मतलब पर्यावरण का नुकसान हुआ है, ठीक है। 50% जो कमी है वो इन 24 साल के अंदर कहां पर आई है? ये आपके लक्षद्वीप के अंदर, ये जो 3 द्वीप है अग्रती, कदमत, कवरती जो है यहाँ पर आ गई है। लगभग 50%, 37% था पहले, अब 19% के आसपास रह गया, तो लगभग 50% कम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा क्या? आपके आंसर हमारा लक्षद्वीप हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, लक्षद्वीप करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों लक्षद्वीप की मैं बात करूं आपसे, पहली बात तो कितने द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर? 36 द्वीप है। कितने आपके? 36 द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी किससे बने हुए हैं आपके? ये प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है। कोरल द्वीप है ना, कोरल आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी पूछूं आपसे क्या है? तो इसकी राजधानी है कवरती। क्या है? कवरती जो है यह इसकी राजधानी, ठीक है। सो इसका सबसे उत्तर में द्वीप कौन सा है और सबसे साउथ में द्वीप कौन सा है? ये सवाल पूछता है एग्जाम में। सबसे उत्तर में द्वीप पूछूं आपसे कौन सा? आपके अमीनी द्वीप। कौन सा है? अमीनी द्वीप जो है
है? अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में द्वीप है ना। सबसे साउथ में पूछूं आपसे, मिनिकॉय द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप जो है सबसे साउथ में। याद कीजिए, अगर आपको याद हो तो, आपके इसके नीचे देश है कौन सा? मालदीव। याद आ रहा है आपको? इसके नीचे देश मालदीव बेटा, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मैंने आपको बहुत बार लिखा हुआ है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। सबसे उत्तर में इसका अमीनी द्वीप है, सबसे साउथ में मिनिकॉय है, यहीं पर बीच में इसकी राजधानी कवरत्ती जो है आपकी, वो कवरत्ती राजधानी जो है वो भी तो यहीं पर आपके बीच में, ध्यान आपके। इसके अलावा एक तो कदमत द्वीप लिखना, एक तो कदमत आपके, एक तो कदमत द्वीप पूछूं आपसे, एक मिनिकॉय द्वीप है ना। मिनिकॉय द्वीप जो है, यह दोनों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले द्वीप है ना। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले द्वीप पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा। 50% कोरल डिक्लाइन इन लक्षद्वीप, ध्यान रखिए ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, 24 साल के अध्ययन से पता चलता है कि लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में 50% की कमी हुई है। ठीक बात है। 1998, 2010 और 2016 में 3 प्रमुख अल्नीनो दक्षिणी दोलन के कारण जो है यह दोस्तों कमी आपकी हुई है। ठीक है। देखिए प्रवाल कम दोस्तों हुआ क्यों ना? प्रवाल जो कम है आपके, प्रवाल जो भित्ति है, प्रवाल जो आवरण है, ये कम क्यों हुआ? ठीक है। प्रवाल आवरण जो है कम क्यों हुआ दोस्तों आपके? देखो प्रवाल भी आपके बहुत सूक्ष्म जीव है आपके। अगर तापमान बढ़ेगा, किसका? अगर समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो ये प्रवाल मर जाएंगे। ठीक है। तो लिखना आपके, समुद्र का तापमान बढ़ने पर प्रवालों की मौत होगी। ठीक है। प्रवालों की डेथ होगी समुद्र का तापमान बढ़ने पे। ठीक है। एक निश्चित तापमान चाहिए होता है इनको, तापमान बढ़ेगा प्रवालों की दोस्तों डेथ हो जाएगी, है ना। अब सुनो मेरी बात को, प्रवालों की डेथ हुई आपके तापमान बढ़ने पर। दोस्तों अल्नीनो जो आपकी जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है ना। कभी नाम सुना है आपने? अल्नीनो जो है ये गर्म जलधारा है। ठीक है। गर्म जलधारा है। ठीक है। और मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूँ कि जो अल्नीनो जलधारा है आपके, इससे इसका तापमान बढ़ा है और इसका तापमान बढ़ने से प्रवाल आवरण के अंदर कमी आई है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1998, 2010 और 16 में 3 प्रमुख अल्नीनो दक्षिणी दोलन जो है इसके कारण कमी आई थी। एकदम ठीक बात है ना। लक्षद्वीप 10 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है, गलत। आपके 8 डिग्री जो चैनल है आपके उससे अलग होता है। 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार के बीच में ना, अंडमान और जो निकोबार है इसके बीच में कौन सा आपके, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट एस सेकंड आपके ठीक आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजराना पूछूं आपसे कहां पर? M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट है ना। इंडियन आपके नेवी के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आपके महाराष्ट्र के अंदर ना। सेवी का 11वां प्रमुख पूछूं आपसे, किसे अपॉइंट करा के? ये तुहिन कांता पांडे। किसको? तुहिन कांता पांडे, ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 25 पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन? आपके विदर्भ जो है ये आपके इसको जीतने वाला। ठीक है। जो विदर्भ है ये इसको जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में 1000 रुपए का सिक्का जारी करा। हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आदि तिरुवती फेस्टिवल आपके गंगईकोंड चोलपुरम तमिलनाडु के अंदर हुआ है। चोल सम्राट थे आपके, 1000 साल आपके पूरे हो रहे हैं। बाकी इस पे 1000 साल पूरे होने पे सिक्का भी जारी किया गया है। गंगईकोंड चोल आपके मंदिर, आपके तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, राजा राम चोल फर्स्ट का जो मंदिर आपके, उसका फोटो भी इसके ऊपर है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये शिव शक्ति बैच आपका हो गया है। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी भर्ती आई है जिसके लिए ये आपके टीयर फर्स्ट सेकंड के लिए 1000 रुपए का बैच है। बहुत सस्ता बैच है कि, हाँ बैच है भाई, लाइव फ्रॉम क्लास स्टूडियो बैच है और 5 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव टीयर फर्स्ट सेकंड के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव टीयर फर्स्ट सेकंड के लिए बैच ये 574 रुपीज का है। बाकी फ्लैट 80% आपके 18% ऑफ मिलेगा आपको। ये कूपन कोड लगाना आपको DROP18। क्या लगाओगे? DROP18 कूपन कोड अप्लाई करने पर 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ये ऑफर आपको मिलने वाला है। ये भी आपको ध्यान, ऑफर की प्राइस ये रहने वाली है। अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको ये कूपन कोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर। अरे राम, बताओ कैसी लगी क्लास आपको? कंटेंट बहुत सारा है भाई साहब, है ना। आपको लग रहा होगा कि यार मास्टर 8 बजा दिए, पर मास्टर से पूछ के देखो ना। ऊपर देखा आप, एक क्वेश्चन क्या है ऊपर देना आप, एक क्वेश्चन में ऊपर और ऊपर गलत टिक कर दियो, देखो और पूरा रेड करो। आप जो पूछा था वही वाला। अब भाई तुम देख लेना। ठीक है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है यार? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? नहीं मिलाना बेटा, तू भी जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात को। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। ये भी ठीक है। असत्य पूछा है, असत्य यही तो है आपके। ऑप्शन नंबर 3 वाला सत्य, ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, ले 7 देख लेते हैं बेटा। तुम इनका सबका नाम नोट करते जाना। 7 देखो, गलत पूछा है।
तो गलत पूछा है। अच्छा, हाँ सही है। अरे यार अद्भुत यार, ताली बजाओ रे इसके लिए एक बार। ये गलत मैंने टिक कैसे कर दिया यहाँ पर। ये तो ठीक है ना, कथन एक तो ठीक है, गलत पूछा यहाँ पर, तो ये दोस्तों आपकी ये भी ठीक है, सही तो है बे। दोनों में से कोई गलत, अबे ताली मत बजाओ रे, वापस लो ताली अपनी ठीक है, यही तो आएगा, गलत पूछा है ना यहाँ पे, गलत पूछा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो यही तो आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताली मत बजाओ, ठीक है। सवाल पूरा पढ़ता नहीं, थप्पड़ मारू फेंक के सीधा यहीं से। गलत की बात कर रहा है, गलत तो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोनों ठीक है, ताली वापस लो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ले 5 भी देख लेते हैं, तुम रिवीजन कर लो अपना इस बहाने, ठीक है। लो 5 भी देख लो तुम। कहाँ है 5 भाई, 5 निकालो चाचा। 5 निकाल लिया। इसमें क्या देखूं आपके, इसमें गलत पूछा है, तो सिंगापुर वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 1। और भी कोई है, हैं? और भी कोई है बताओ, ले और भी बताओ, ले क्वेश्चन नंबर 4 दिखाऊं। अरे डोपाओ, तुम हो गए निकम्मे, सच बात तो ये है ना, तुम्हें पड़ गई सीधा सीधा लेने की आदत। तुम्हें जो है हर चीज डायरेक्ट चाहिए एकदम, कोई भी कष्ट तुम्हें ना हो तुम्हारी लाइफ में। जिस दिन कष्ट हो दिमाग में उस दिन जो है ये आपके बार से हाफ ईयरली बुक आपके मार्केट में उपलब्ध है ना, ये आप जरूर रखना अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थप्पड़ मारो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तू ही देख लेना, ठीक है। चलिए, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, इस मिशन के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। इसरो और रूस गलत हो गया आपके, जीएसएलवी F-16 से लॉन्च किया गया है, और ये आपके एल और एस बैंड दोनों का यूज हुआ है, ठीक है, नोट कीजिए ना। प्रलय मिसाइल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन पर चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, प्रलय मिसाइल के बारे में डीआरडीओ ने इसको लॉन्च करा आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। प्रलय एक स्वदेशी ठोस निरोधक मिसाइल आपके, ठीक बात है। डीआरडीओ ने इसको इसके बनाया आपके, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ठीक है ना। विश्व बाघ संरक्षण दिवस की बात करूं आपसे, 2010 में 29 जुलाई को दिवस आपके, ठीक बात है। बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, ठीक बात है, 60वां नहीं है 58वां है, और 1953 भी आपके ठीक है ना। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति आपके अधिनियम के द्वारा बनाई गई और गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्री नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड होता है ना। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पूछूं आपसे, बिहार वैशाली में, और बिल्कुल कोई भी आपके चूना सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। और गुलाबी पत्थर और ओडिशा कलाकार आपके, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस तमिलनाडु में होती है ना। ज्ञान भारत मिशन पूछूं आपसे, मन की बात में घोषणा हो चुकी है, और ये आपके ज्ञान भारत मिशन पांडुलिपि संबंधित है आपके, और बजट में पहली बार घोषणा हुई, ध्यान रखना है ना। एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश जबलपुर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। और मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक झारखंड, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ड्रोन प्रहार पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन यहाँ पर, और ये आपके सामने आज की क्लास का समापन हो गया आपके सामने। तो ये आपके लिए सूचना यहां पर। हाँ, ढंग से पढ़ना पड़ता है सवालों को, ठीक है। ऊपर पढ़ना है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, ठीक है। अगर ऊपर नहीं पढ़ोगे, शिव शक्ति बैच पर ऑफर दे देंगे ना। सत्य पूछा है असत्य पूछा है वो पढ़ना पड़ेगा पहले ना। आज मैंने आपको दोनों फॉर्मेट रखे, अगर आप देखो तो ना, आज दोनों फॉर्मेट रखे मैंने आपको। नॉर्मल फॉर्मेट सीधा क्वेश्चन भी रखा है, और स्टेटमेंट फॉर्मेट भी रखा है, और दोनों ही मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। दोनों ही फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ा दिया ना। तो कोई और बात हो तो बताओ, फिर समाप्त करें क्लास को। ऊपर लिखा ना, ऊपर देना। भगवान कसम पढ़ के मजा आ गया, धन्यवाद। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कोशिश जारी है। देखो, घी हर किसी को हजम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सही पूछा है। अरे यार बाबूलाल, तो क्या आदमी है रे तू भाई, हैं? रात की उतरी नहीं है या दिन की छड़ गई है, वो बाहर नहीं आ पा रही है, क्या लफड़ा है ना जिंदगी में? ये क्या है ये क्या लिख रहा है? गलत कथन पे विचार करना है, तो गलत कथन कौन सा है इनमें से? गलत कथन पूछा गया, सही नहीं पूछा है रे डोपाओ, तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या? गलत कथन पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर ना। अच्छा, इंग्लिश ये देखो, फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। इनमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है आपको। गलत पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तुम सवाल ऐसे लिख लो ना, लो ऐसे कर लो तुम, ठीक है।
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, ठीक है। चलिए रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए जय हिंद, आप सभी को ध्यान रखना। कल फिर मिलूंगा आपसे सुबह 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी यहीं पर। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बताना, अच्छी नहीं लगी हो तो भी बता देना, ठीक है। बाकी जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।